पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा। हमें पता चला कि एटम है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना है। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब उसको बनाने वाले कुछ और पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उनकी डिस्कवरी और उनके साइंटिस्ट के नाम जिन्होंने उनको डिस्कवर किया, ये हम पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन ये उठा कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो रहते कैसे, उनके अरेंजमेंट क्या है, और उनके अरेंजमेंट के बेस पे ही बहुत सारे मॉडल दिए गए। अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग मॉडल दिए और उन्हीं को हम एटॉमिक मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हीं को? एटॉमिक मॉडल। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल क्यों आए? पहले बात तो आए क्यों? एटॉमिक मॉडल इसलिए आए, हमें क्या नहीं पता थी? अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हमें क्या नहीं पता थी? अरेंजमेंट नहीं पता थी। अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एटम। एटम के अंदर अरेंजमेंट का पता करने के लिए हमें क्या देने पड़े? एटॉमिक मॉडल्स। और एटॉमिक मॉडल्स में सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल है वो दिया गया जे थॉमसन के द्वारा। जे थॉमसन कहते हैं कि एटम एक तरबूज की तरह है, वाटरमेलन की तरह है, तरबूज की तरह है। जैसे तरबूज के अंदर बीज, जो सीड होते हैं, वो नेगेटिव चार्ज की तरह एम्बेडेड है, और जो पल्प है, खाने वाला हिस्सा है जो तरबूज का, वाटरमेलन का जो खाने वाला हिस्सा है, उसको वो पॉजिटिव चार्ज की तरह मानता है। क्या कहता है जे थॉमसन? अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द होल स्फीयर ऑफ एन एटम एंड नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड जस्ट लाइक द सीड इन वाटरमेलन। अरे समझ में आया सभी को? तो लिखते हैं। फर्स्ट एटॉमिक मॉडल है जिसका नाम है थॉमसन मॉडल। क्या नाम है? थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम लिख देते हैं। मॉडल ऑफ एटम, एटम के लिए थॉमसन ने जो मॉडल दिया है उसके बारे में चर्चाएं करते हैं। जे थॉमसन ने प्रपोज किया एटम का एक मॉडल 1904 में, और उन्होंने कहा कि वाटरमेलन की तरह इसको कंपेयर करेंगे। तो लिखें जे थॉमसन proposed his model of atom in 1904 और 1904 तक ओनली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। भाई उस टाइम तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की ही डिस्कवरी हुई थी, न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कशन ही नहीं हुआ था। देन ओनली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वर known to be present in the atom. In the atom, एटम में सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, यही अनुमान थे उस टाइम तक जब जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल देना स्टार्ट किया। जे थॉमसन क्या कहते हैं कि जो एटम है वो तरबूज, वाटरमेलन की तरह है। उसमें सीड जैसे वाटरमेलन में होते हैं वैसे ही नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरी तरह जो खाने वाला हिस्सा होता है वाटरमेलन का उसकी तरह फैला हुआ है। ये मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने। तो देखो पहले तो एक डायग्राम बनाएंगे। वाटरमेलन मॉडल था उनका, वाटरमेलन का मॉडल देख लो क्या था। एक वाटरमेलन बना लें, साथ साथ बनाया करो रे सभी, तभी आदत होगी तुम्हें। ठीक है। और वाटरमेलन के अंदर सीड भी होते हैं, तुम्हें पता ही है। बिना सीड वाला अभी तक वाटरमेलन हम बना नहीं पाए हैं, कोशिश जारी है। ठीक है, ये वाटरमेलन है और इसके अंदर सीड कहीं कहीं एम्बेडेड है। बहुत सारे होते हैं, मैंने कुछ बनाए हैं। ठीक है, ऐसे सीड एम्बेडेड है। तो जो जे थॉमसन है वो कहते हैं जो सीड है, ये जो सीड नज़र आ रहे हैं तुम्हें, सीड,
सीड, ये तो नेगेटिव चार्ज की तरह है, और जो ये पल्प नज़र आ रहा है तुम्हें रेड वाला, ये पल्प ये पॉजिटिव चार्ज की तरह है। तो इसको तो किससे कंपेयर किया, सीड को नेगेटिव चार्ज से, नेगेटिव चार्ज से, और जो ये पल्प है इसको पॉजिटिव चार्ज से कंपेयर किया गया। किसने कंपेयर किया, जे थॉमसन ने। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग यही है। तो अब मेरी बातें सुनो, जे थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या हुआ। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, एटम just like a watermelon in which negative charge present just like seeds embedded in watermelon and positive charge uniformly distributed just like pulp of watermelon। जैसे कि पल्प खाने वाला हिस्सा है वो फैला हो किसी वाटरमेलन में, ये बातें किसने कही, जे थॉमसन ने। तो इससे अब क्या कंक्लूजन निकले, ये तो उनकी थ्योरी होगी। प्रपोज दैट अब और बातें लिख दें। एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, तो लिखेंगे एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज स्फीयर and electrons are embedded in it, और इसमें इलेक्ट्रॉन embedded होते हैं। ये पहली बात। दूसरा, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड में होते हैं, इक्वल वैल्यू के होते हैं, इसीलिए एटम होल पूरा का पूरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और इस मॉडल का मेन मुद्दा ही ये था, इसने ये बात बताई कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अरे समझ में आया? तो लिखेंगे द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज present in equal magnitude, so that atom completely electrically neutral। सही है? एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और जैसे मान लो प्लस का 10 चार्ज है और माइनस का 10 है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके क्या हो जाएगा, नेट जीरो हो जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही प्रोटॉन, और दोनों का चार्ज इक्वलेंट है, ऑपोजिट होता है, कैंसिल टू ईच अदर, एंड देन नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बात समझ में आई? तो हम कह सकते हैं इस मॉडल ने हमें क्या जानकारी दी कि एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो लिखें दिस मॉडल explain that atom is electrically neutral। एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। समझ में आया? पर जो ये मॉडल था इसी पे
इसी मॉडल को मानकर अदर साइंटिस्ट जैसे रदरफोर्ड, बोहर और बहुत सारे साइंटिस्ट जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए पर वो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट नहीं दे पाए, इस वजह से ये मॉडल धीरे धीरे क्या होता चला गया, फेल होता चला गया। तो हम ये बात भी लिख देते हैं, बट रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ दैट मॉडल डज नॉट मैच, लिखेंगे बट रिजल्ट ऑफ experiment of other scientist could not be explained by this model। तो इसका मतलब ये मॉडल क्या हो गया, धीरे धीरे फेल हो गया, इसमें कमियां मिली। वो कमियां क्या थी, मैं अगर उस पर चर्चाएं करूं तो वो भी देख लीजिए। रदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट आएंगे, अभी हम उन्हीं का मॉडल पढ़ने वाले हैं। जो रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट आएंगे ना, वो कहेंगे अगर मैं इस मॉडल को सही मान लूँ और वो इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करवाएंगे, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल टकराएंगे, और अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज चीज़ होती है, मैं तुम्हें समझाऊंगा क्या होता है। वो इससे टकराएगा तो मैक्सिमम चार्ज तो फैला हुआ पॉजिटिव, तो वो वापस चले जाने चाहिए थे ना। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चीज़ें आएंगी तो वो वापस चली जानी चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो पॉजिटिव चार्ज है। पर उसने जो ऑब्जर्वेशन देखी वो ये थी कि मैक्सिमम पार्टिकल सीधे निकल गए, मतलब पॉजिटिव चार्ज ऐसे फैला हुआ नहीं है, वो कहीं थोड़ी सी जगह में ही इकट्ठा है। ये मॉडल इस तरह से फेल हो गया रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद इस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया, हमेशा के लिए फेंक दिया गया, कह दिया चल यहाँ से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो मॉडल है वो रदरफोर्ड मॉडल ही पढ़ने वाले हैं। क्या तुम्हें थॉमसन मॉडल ऑफ एटम समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताओ। अरे समझ में आया। अब इसी मॉडल को हलवा मॉडल भी कह देते हैं, प्लम-पुडिंग मॉडल भी कह देते हैं। जैसे हलवे के अंदर किशमिश या काजू पड़े होते हैं कहीं 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 कहीं, वो काजू या किशमिश तो किसकी तरह, नेगेटिव चार्ज की तरह होते हैं, और पूरे में हलवा जो फैला होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज की तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने ही नाम दे दिया है वैसे ही हलवा मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कह देते हैं। पर हमें जो मेन जो एक्सप्लेन जिन्होंने किया था जे थॉमसन ने, वो वाटरमेलन नाम से ही किया था। आज के टाइम इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कह देते हैं। जैसे कि हलवे के अंदर हलवा है, उसके अंदर कहीं काजू कहीं किशमिश पड़े होते हैं, वैसे ही नेगेटिव चार्ज है और पूरा हलवा किसकी तरह है, पॉजिटिव चार्ज की तरह। अरे समझ में आया क्या? तो ये तो छोड़ दो, ये लिखो बस अपने। अरे सही है, समझ में आया जे थॉमसन मॉडल। अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड के मॉडल की। किसकी बात करते हैं? रदरफोर्ड के मॉडल की। ये रफ कर दूं मैं तो ये समझ में आ गया भाई सभी को, बहुत अच्छे। अब बात आती है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, उन्होंने क्या कमियां निकाली जे थॉमसन के मॉडल में, और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट सच थे या नहीं थे, इन पे कुछ चर्चाएं हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रदरफोर्ड मॉडल हेडिंग डाल दी जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, एटम का रदरफोर्ड का मॉडल क्या कहता है? रदरफोर्ड है ना, उसने एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने पाया कि जो जे थॉमसन कह रहे हैं उसकी तरह बिल्कुल भी एटम नहीं है। और जो रदरफोर्ड है उन्होंने क्या बताया, रियलिटी में क्या बताया? रदरफोर्ड कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है वो उस तरह से नहीं है जैसे जे थॉमसन बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कुछ अलग ही है, और उन्होंने इस बात को प्रूफ किया विद एक्सपेरिमेंट, और वो एक्सपेरिमेंट कहलाता है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मैं लिखने जा रहा हूँ। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, क्यों उन्होंने गोल्ड फॉइल का यूज किया, सब बताएंगे आपको एक एक बात। देखिए जरा इधर। तो सबसे पहले रदरफोर्ड क्या कहते हैं? रदरफोर्ड क्या इंटरेस्ट था रदरफोर्ड का, पहले तो ये पता करो। Rutherford was interested to know how electrons are arranged
इन एन एटम, किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज है, इस बात को पता करने में इंटरेस्ट था किनका, रदरफोर्ड का। उन्होंने रदरफोर्ड ने डिज़ाइन दिया, एक एक्सपेरिमेंट दिया जिसकी हेल्प से उनको पता चला कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज है, और जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। क्या है? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। क्या है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट? देखिए जरा, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या है, या फिर इसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कह देते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉइल क्यों कहते हैं, अल्फा स्कैटरिंग क्यों कहते हैं, इन दोनों बातों को मैं करता हूं तुम्हारे सामने, देखते रहना। क्या किया गया, इन्होंने जो चीज़ें बनाई वो इधर देखते जाएंगे मेरे साथ साथ। इन्होंने सबसे पहले एक लेड बॉक्स लिया, शीशे का एक बॉक्स, लेड बॉक्स। ये एक लेड बॉक्स है और इसके अंदर यहाँ एक रेडियम एलिमेंट का एक टुकड़ा लिया, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव क्या होता है मैं सभी बताऊंगा, मैं साथ साथ लिखता चलता हूँ, समझते रहना तुम। ये क्या है? लेड बॉक्स। ये क्या है? ये रेडियम है। रेडियम को RA से लिखते हैं, एलिमेंट है एक। और ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। बोले रेडियो एक्टिव है, इसका मतलब, रेडियो एक्टिव का मतलब होता है जिसमें से अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं। अंधेरे कमरे में रख दोगे तो उसमें से लाइट निकलती हुई नजर आएंगी, अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हुई नजर आएंगी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जिनमें से अल्फा बीटा और गामा रेज निकलती हुई नजर आए, अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हुई नजर आए। और हमें सिर्फ किस पे एक्सपेरिमेंट करना था? अल्फा पार्टिकल पे। अब अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं देखना, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं थोड़ा सा जान लें। अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है 2,4, जिसका मास तो 4 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2 के बराबर होता है। मतलब चार्ज उसमें 2 प्रोटॉन के बराबर है और मास है वो 4 प्रोटॉन के बराबर है। अरे समझ में आ रहा है क्या? मास 4 गुना है किसी भी एटम से। अब देखिए यहाँ से अल्फा पार्टिकल ऐसे चलेंगे। अब इसमें अल्फा पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। और 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है उनके बराबर, 2 प्रोटॉन के इक्वल चार्ज होता है। 2 प्रोटॉन है ना, एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन होते हैं। और यहाँ पे कोई स्लाइड लगाई गई, स्लिट लगाई गई, जिसकी वजह से ये पार्टिकल सीधे चले, रास्ते में डेविएट ना हो, सीधे चलते रहे। ठीक है, यहाँ पे एक स्लिट लगाई गई ताकि ये पार्टिकल कहाँ चले? सीधे चले, रास्ते में डेविएट ना हो। ठीक है भाई। और आगे यहाँ एक गोल्ड फॉइल लगाई गई, यहाँ एक थिन गोल्ड फॉइल, बहुत ही पतली गोल्ड फॉइल। और गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज़ की? क्योंकि गोल्ड फॉइल की सबसे पतली परत बनाई जा सकती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मलेबल होता है। मलेबल और डक्टाइलिटी सबसे ज़्यादा होती है किसकी? गोल्ड की, इसलिए उसी को हमने यूज किया। और यहाँ पे क्या लगाई गई? एक स्क्रीन लगाई गई, इन्फ्लोरोसेंस स्क्रीन, ZNS की स्क्रीन लगाई गई। ठीक है, और इसको अंदर से यहाँ से कवरिंग दी गई किसकी? ZNS की। ZNS क्या होता है? जिंक सल्फाइड, जो कि जिस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन या कुछ भी टकराएंगे तो वो कैसा नज़र आएगा? बताओ कैसा नज़र आएगा? ग्रीन शाइनिंग प्रोड्यूस करेगा। कैसी शाइनिंग प्रोड्यूस करेगा? ग्रीन शाइनिंग प्रोड्यूस करेगा। तो अब हम इनके नाम लिखते चलते हैं। यहाँ से जो पार्टिकल जा रहे हैं ये अल्फ़ा पार्टिकल जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? अल्फ़ा पार्टिकल। कौन से पार्टिकल जा रहे हैं? अल्फ़ा पार्टिकल। ये एक स्लिट यूज़ करी गई। क्यों करी गई? सिलेंड्रिकल स्लिट होती है ताकि पार्टिकल सीधे जाए। और ये क्या है? ये क्या है बताओ? फ्लोरो स्क्रीन।
जो कि किसकी बनी हुई है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन बोलो, ये जो ZNS की बनी हुई है, ZNS जिंक सल्फाइड। और ये क्या है बताओ, थिन गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल, ठीक है, थिन गोल्ड फॉइल है। अब जो पार्टिकल्स हैं वो गए अल्फा पार्टिकल, और यहाँ पे से मैक्सिमम पार्टिकल क्या निकल रहे थे, सीधे निकल के यहाँ टकरा रहे थे, कुछ यहाँ थोड़े बहुत डेविएट हो रहे थे, कुछ यहाँ पे जा रहे थे, कुछ यहाँ आ रहे थे, और कुछ वापस भी आते हुए नजर आए, इक्का दुक्का पार्टिकल। अरे समझ में आ रहा है क्या? अब इसका मतलब क्या है, हम लिखेंगे ये डिफ्लेक्टेड पार्टिकल है, ये जो है ये डिफ्लेक्टेड पार्टिकल है, क्या है, डिफ्लेक्टेड पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड पार्टिकल है। और ये जो वाले जो पार्टिकल ये नॉन डिफ्लेक्टेड पार्टिकल है, क्या है, नॉन डिफ्लेक्टेड पार्टिकल है। अरे समझ में आया? तो हमने यहाँ पे पाया कि मैक्सिमम पार्टिकल है वो अनडिफ्लेक्टेड वापस सीधे ही निकल रहे हैं, कुछ इक्का दुक्का पार्टिकल हैं जो वापस जा रहे हैं। 12,000 में से सिर्फ एक ही पार्टिकल वापस लौट के गया, और मैक्सिमम क्या सीधे निकल गए। इससे कंक्लूजन निकाला गया, रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला, अगर थॉम्सन का मॉडल सही होता तो मैक्सिमम पार्टिकल तो वापस लौट जाने चाहिए थे, या तो उल्टा हो रहा है, यहाँ पार्टिकल मैक्सिमम क्या जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। इसका मतलब जो जे थॉम्सन है वो गलत बोल रहा था कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसका मतलब यही निकलता है, वो कहीं ना कहीं इकट्ठा है, वो यूनिफॉर्मली फैला हुआ नहीं है। तो मॉडल ही बदल गया। अब लोगों ने पूछा, रहे तुम कह रहे हो कि जे थॉम्सन का मॉडल गलत है, तो तुम बताओ कैसा है। वो कह रहा है रुको मैं पहले बताता हूँ, मैं मेरी ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, कंक्लूजन देता हूँ, उसके बाद मॉडल भी देता हूँ, सारी बातें बताऊंगा, धीरे धीरे सीख लो। अरे यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? तो उन्होंने क्या क्या यूज किया, एक थिन गोल्ड फॉइल यूज करी। जो एक्सपेरिमेंटल डाटा था वो क्या था, एक्सपेरिमेंट में जो यूज हुए वो क्या था, पहला तो था थिन गोल्ड फॉइल यूज की गई, थिन गोल्ड फॉइल। क्यों यूज की गई थिन गोल्ड फॉइल? क्योंकि वो मिलिएबल होती है, क्योंकि वो मिलिएबल है। मिलिएबल मतलब उसकी थिन शीट बनाई जा सकती है। क्या बनाई जा सकती है? उसकी थिन शीट बनाई जा सकती है, थिन शीट बनती है सबसे ज़्यादा, इसलिए उसी का यूज किया गया। बोले ठीक है। फिर बोले अल्फा पार्टिकल का यूज क्यों किया गया? दूसरे नंबर पे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग करवाई गई, उसके ऊपर बरसाए गए, स्कैटरिंग करवाई गई। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? कहेंगे हीलियम का डबली चार्ज्ड न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस having mass equal to 4u 4 एटॉमिक मास के बराबर होता है, क्योंकि हीलियम है वो He24 होता है, तो जो मास है वो 4 के बराबर और चार्ज है वो 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है। अरे समझ में आया क्या? यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? यहाँ तक सही है। अब ऑब्जर्वेशन क्या क्या थी, ऑब्जर्व क्या क्या किया उन्होंने, ऑब्जर्व किया। अब हम ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे, उसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके ऑब्जर्वेशन क्या थे। ये तो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा था, ये एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद अब ऑब्जर्वेशंस ली गई। क्या ली गई? ऑब्जर्वेशन। वो क्या क्या की थी? वो कहता कि मैक्सिमम पार्टिकल तो सीधे ही निकल रहे हैं, मैक्सिमम पार्टिकल तो क्या हो रहे हैं, सीधे ही निकल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन विदाउट टेकिंग एनी यू टर्न, सीधे ही निकल जाते हैं। सम ऑफ द पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय वेरी स्मॉल एंगल, कुछ बहुत ही छोटे एंगल से डेविएट हो रहे हैं, ना के बराबर इसका। और ओनली 1 आउट ऑफ द 12,000 कम्स बैक, रिटर्न्स बैक टू द ओरिजिनल पाथ। और ओनली 1, एक ही पार्टिकल ऐसा है जो लगभग 12,000 में से एक ही है जो वापस जा रहा है। मैक्सिमम सीधे जा रहे हैं, कुछ थोड़े बहुत छोटे छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशन थी। ऑब्जर्वेशन को देख के वो कंक्लूजन देगा, भाई इसका मतलब क्या है। जैसे दया को एसपी सर क्या कहते हैं, एसपी सर कहते हैं कि दया कुछ तो गड़बड़ है। पहले वो देखते हैं फिर कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कंक्लूजन बाद में देंगे। जैसे उन्होंने देखा कि ताला टूटा हुआ है, वो कह रहे दया ताला टूटा हुआ है, बोले हाँ टूटा हुआ है। फिर वो कहते हैं इसका मतलब
दया यहाँ चोरी हुई है। अरे यही तो बात है, वही बात है ना कि सबसे पहले उन्होंने देखा कि ताला टूटा हुआ है, उसके बाद कह रहे हैं कि चोरी हुई है। तो ताला टूटा हुआ वो ऑब्जर्वेशन है और चोरी हुई है इसका मतलब उन्होंने कंक्लूजन निकाला है। अरे समझ में आ रहा है, वही बात हम करेंगे। सबसे पहले हम क्या देने वाले हैं, ऑब्जर्वेशंस। जो ऑब्जर्वेशंस है उनमें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, जल्दी से बोलो। लिखो फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passes straight. Most of alpha particle passes straight. Without any deflection. Without deflection. बिना डिफ्लेक्शन के सीधे जा रहे हैं। ठीक है, विदाउट डिफ्लेक्शन सीधे निकल गए हैं। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है, sum of alpha particle get deflected by very small angle, बहुत ही छोटे से एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है, ओनली वन आउट ऑफ एवरी 12,000 particles appear to rebound back। ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने ली, ये रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशंस थे। अब ये ऑब्जर्वेशन नोट करो, इसके बाद अब हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन। उन्होंने कंक्लूजन क्या क्या निकाले इन बातों को देखकर, जल्दी लिखो। रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्वेशन देने के बाद अपने कंक्लूजन देने का सोचा। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसी को थॉमसन मॉडल पे अप्लाई करके देखूं तो वो कैसा होता, अगर वो थॉमसन मॉडल सही होता तो क्या होता। पहले ये देखते हैं कि थॉमसन मॉडल को उसने रिफ्यूज़ कैसे कर दिया, उसको गलत कैसे प्रूफ किया। ये देखिए तो क्या हुआ, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दे दिया। उसने बताया कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे हैं, विदाउट डिफ्लेक्शन जा रहे हैं, 12,000 में से एक ही पार्टिकल वापस आ रहा है। ये सारी बातें बताने के बाद उसने क्या कहा, अगर रदरफोर्ड जो थॉमसन कह रहे थे अगर वो मॉडल सही होता तो क्या होता। देखना भाई, मार्कर्स अब ये दिखाते हैं आपको। देखो, अगर वो मॉडल सही होता तो क्या होता। देखिए, अगर थॉमसन वाले मॉडल को सही मान लें और उसमें नेगेटिव चार्ज कहीं कहीं था, ऐसा ही बोला था उन्होंने, तरबूज की तरह, वाटरमेलन की तरह, और पॉजिटिव चार्ज पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। पॉजिटिव चार्ज पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ था, ऐसा ही माना गया था। किसने बोला था ये, थॉमसन ने। पर रदरफोर्ड कह रहा है ऐसा कुछ मेरे को नज़र नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, देखो, अगर ये सही होता तो अल्फा पार्टिकल ऐसे आए, अल्फा पार्टिकल ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए और ऐसे आए। अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहे थे ना, तो उनको मैक्सिमम को वापस लौट जाना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू थॉमसन वापस लौट जाना चाहिए था। परंतु ये देखा क्या गया कि वो मैक्सिमम क्या हो रहे थे, स्ट्रेट पास हो रहे थे। मैक्सिमम क्या निकल रहे थे, उसके अंदर से निकल रहे थे, और उसके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए था, वापस चले जाने चाहिए थे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करता है। अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज और इसमें पूरे में पॉजिटिव फैला हुआ है ये रेड वाला, तो ये वापस चले जाने चाहिए थे। परंतु कंक्लूजन कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो सारे मैक्सिमम तो 12,000 में से एक ही वापस जा रहा है, बाकी तो सारे पास कर रहे हैं। तो बोले ये वाला मॉडल क्या है, गलत है। तो फिर सही क्या है, बोले ऐसा नहीं है, इसका मतलब नहीं है। तो फिर सही समझाओ हमें। वो कहते हैं कि जो हमने मान लिया गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड फॉइल में एटम की अरेंजमेंट कुछ ऐसी है जैसे वो बना के दिखा रहे हैं अभी। वो कह रहे हैं एटम की अरेंजमेंट कुछ ऐसी है, माइनस चारों तरफ घूम रहा है और बीच में कहीं पॉजिटिव चार्ज है। माइनस एटम में चारों तरफ घूम रहे हैं और बीच में पॉजिटिव चार्ज है। माइनस चारों तरफ घूमते रहते हैं एटम के। ये गोल्ड फॉइल के एटम लिए गए हैं, गोल्ड के एटम। और अब बताता है कि जो पार्टिकल आ रहे हैं ना,
जो अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं वो कैसे जाएंगे, अब उसने कंक्लूजन देना स्टार्ट कर दिया है अपना। किसने? रदरफोर्ड ने। वो कहता है अगर मान लो ये अल्फा पार्टिकल आया, जैसे मान लेते ये अल्फा पार्टिकल आया, ये स्ट्रेट निकल गया, ठीक है, पर ये प्लस चार्ज है ना, इसके सामने थोड़ा सा इसके आसपास आएगा ना, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्यों? प्लस को प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा, वो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे फिर कहता है ऐसे चले जा रहे स्ट्रेट, कोई अगर बिल्कुल सामने आ गया तो वो बैक भी आ सकता है, रिफ्लेक्ट बैक भी हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम क्या निकल रहे हैं, स्ट्रेट। ऐसे डेविएट भी हो सकते हैं, ऐसा दिखाया उन्होंने, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो पार्टिकल हैं ये विदाउट डिफ्लेक्शन जा रहे हैं, ये क्या जा रहे हैं, विदाउट डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन बिना डिफ्लेक्शन के। ये डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया। ये डिफ्लेक्टेड बैक और ये वापिस आ गया, ठीक है। ऐसा दिखाना चाह रहे थे वो। और मैक्सिमम क्या जा रहे हैं, मैक्सिमम पार्टिकल विदाउट डिफ्लेक्शन निकल रहे हैं। तो अब उन्होंने अपने कंक्लूजन देने स्टार्ट किए कि अब ये मॉडल है, ये है रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग सही, और ये क्या है, गलत। ये किसका मॉडल था, जे थॉमसन का, पर स्टैटिस्टिकल की वजह से ये हो गया रॉन्ग। अब कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, क्या एडिंग डालोगे अब, कंक्लूजन्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, यही पढ़ा देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, फोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल के कंक्लूजन देखिए। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, मोस्ट ऑफ पार्ट है एटम का वो एम्प्टी है, वो खाली है, इसीलिए ज़्यादातर पार्टिकल सीधे जा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, मोस्ट ऑफ द स्पेस, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम एम्प्टी बिकॉज मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल goes straight without any deflection, without any deflection। तो उसने पहला कंक्लूजन निकाला कि मैक्सिमम स्पेस है वो एम्प्टी है, इसीलिए वो सीधे जा रहे हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के, ठीक है। अब दूसरा कंक्लूजन, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल deflected by small angle, that is, इसका मतलब some positive charge present inside atom in very small space, बहुत ही थोड़ी सी जगह में कोई पॉजिटिव चार्ज भी रह रहा है, इसका मतलब ये निकाला गया, ठीक है। नेक्स्ट कंक्लूजन जो था वो क्या था, थर्ड कंक्लूजन, वेरी फ्यू, अबाउट 1 आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल reflected back to original path, इसका मतलब 180 डिग्री ओरिजिनल पाथ, दैट इज होल पॉजिटिव चार्ज concentrated at very small space is known as nucleus,
इसी को न्यूक्लियस कहा गया। ये 3 कंक्लूजन उन्होंने दिए कि मैक्सिमम स्पेस खाली है इसलिए अल्फा पार्टिकल ज़्यादातर सीधे निकल रहे हैं, कुछ ही डिफ्लेक्ट हो रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ी सी जगह में ही रहा होगा, और 12,000 में से लगभग एक ही वापस आ रहा है और 180 डिग्री पे वापस 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। इसका मतलब पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है, और उस कंसंट्रेटेड मास को और चार्ज को जो पॉजिटिव है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस के बारे में कुछ बातें। अब उन्होंने कहा न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के बारे में कुछ सुन लो भाई, न्यूक्लियस क्या होता है देखो। तो उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताना स्टार्ट किया। न्यूक्लियस के बारे में फर्स्ट कंक्लूजन उनका क्या था, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, पहली बात। दूसरी, न्यूक्लियस इज वेरी रिजिड एंड हार्ड, मतलब किसी इतने तेज अल्फा पार्टिकल को आते हुए कि ये ऐसे से थप्पड़ मारा वो वापस चला गया, इसका मतलब वो बहुत हार्ड और स्ट्रॉन्ग चीज़ रही है जो सेंटर में लाई करती है कहाँ, एटम के। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में ये सारी बातें चल रही, किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। सही। थर्ड, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल as compared to atom, as compared to वॉल्यूम ऑफ एटम। एटम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में उसका वॉल्यूम बहुत छोटा, और कितना होता है देखना, 10⁵ टाइम्स होता है एटम। जो वॉल्यूम ऑफ एटम है वो 10⁵ 10⁵ टाइम्स होता है किसका, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की वॉल्यूम से 10⁵ 1,00,000 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। अगर हम कंपैरिजन करें तो एक पूरे क्रिकेट ग्राउंड में एक बॉल को रख दिया जाए तो बॉल के जितना तो है न्यूक्लियस, और पूरे ग्राउंड को हम एटम से कंपेयर करेंगे। पूरा ग्राउंड तो एटम है और जो बॉल रखी गई है सेंटर में उस ग्राउंड के, उसको न्यूक्लियस से कंपेयर कर सकते हैं हम अगर कंपेरिजन करना चाहें तो। अरे समझ में आया। अब मैं इसको रफ करके, अब लोगों ने पूछा अगर तुम कह रहे हो कि थॉम्सन का मॉडल गलत है, तुम्हारे ये कंक्लूजन है, तो तुम तुम्हारा मॉडल दे दो जिसे रदरफोर्ड मॉडल के नाम से फेमस कर दो। तो रदरफोर्ड ने कहा क्यों नहीं, अभी हम अपना मॉडल देने जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, ऐसा बोला कि रदरफोर्ड ने, और उन्होंने अपना मॉडल दे डाला जिसको कहा गया न्यूक्लियर मॉडल ऑफ। रदरफोर्ड मॉडल को न्यूक्लियर मॉडल भी कहा गया और उनके मॉडल को प्लेनेटरी मॉडल भी कहते हैं। देखिए उनका मॉडल क्या था, रदरफोर्ड मॉडल अब आ रहा है। उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन दिए, उसके बाद कंक्लूजन्स दिए, न्यूक्लियस के बारे में बताया, और अब उन्होंने अपना मॉडल दे डाला जिसका नाम है न्यूक्लियर मॉडल। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, इसी को कहा जाता है क्या, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या है न्यूक्लियर मॉडल, देखते रहिए। पहली बात, न्यूक्लियर मॉडल में क्या है, देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर ऑफ एटम। पहली बात, देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर of atom is known as nucleus। पहली बात इन्होंने ये कही। फिर दूसरी कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इन सर्क्यूलर पाथ।
just like planet revolve around sun, जैसे सन के चारों तरफ प्लेनेट घूम रहे होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे होते हैं, इन्होंने ऐसा कहा। और थर्ड बात क्या थी? द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, द साइज ऑफ न्यूक्लियस is very small as compared to size of atom। 10⁵ टाइम एटम बड़ा होता है किससे? 10⁵ टाइम बड़ा होता है एटम न्यूक्लियस के कंपैरिजन में, ये बात कही। और इसी को कहा गया न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल या न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम या प्लेनेटरी मॉडल भी कहते हैं। और इसके जो डायग्राम बनाए जाएंगे वो कैसे बनाए जाएंगे? जैसे न्यूक्लियस को बीच में प्लस का दिखाएंगे और उसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमते हुए नजर आएंगे। यही मॉडल क्या कहलाता है? न्यूक्लियर मॉडल, रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल। और इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं। अब लोगों ने पूछा, बताओ रदरफोर्ड, तुम कह रहे हो कि एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? बोले हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो बोले घूमेंगे तो उनके पास कुछ एनर्जी है? बोले हाँ है। एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी से घूमेंगे तो कुछ एनर्जी चलने पे तो लूज होगी? बोले हाँ होगी, क्योंकि वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे हैं, वो तेज होते जा रहे हैं तो एनर्जी लूज होगी। एनर्जी लूज होगी, एनर्जी रेडिएट करेंगे तो कुछ एनर्जी कम होने की वजह से उनका पाथ सर्कुलर से स्पाइरल हो जाना चाहिए। तो उनसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा था, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। बोले हाँ यहाँ घूम रहा है। और जैसे ही इसकी एनर्जी कम होगी, जैसे ही इसकी एनर्जी कम होगी तो ये ऐसे घूमते घूमते ऐसे पाथ हो जाना चाहिए, छोटा और छोटा और छोटा, और एक दिन ये न्यूक्लियस के अंदर चला जाना चाहिए। एक दिन ये कहाँ चला जाना चाहिए? न्यूक्लियस के अंदर चला जाना चाहिए। क्यों? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो रही तो उसका पाथ छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, स्पाइरल होता जा रहा है। एक टाइम के बाद वो कहाँ एंटर कर जाना चाहिए? न्यूक्लियस में। और इससे तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम गड़बड़ा जाएगी। हमने तो पढ़ा था एटम तो बहुत स्टेबल होता है, प्लस माइनस न्यूट्रल होता है, और ऐसा कुछ भी नहीं होता। एग्जिस्ट करता है, मैटर एग्जिस्ट करता है, एटम एग्जिस्ट करता है, और ऐसे तो एग्जिस्टेंस ही लुप्त हो जाएगी रे, एग्जिस्टेंस को ही खतरा हो जाएगा एटम की। तो ऐसा नहीं होता। तो मैक्सवेल ने ये क्वेश्चन पूछा था किससे? रदरफोर्ड से। अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा तो उसका पाथ सर्कुलर से स्पाइरल होता होता है, एक टाइम के बाद वो न्यूक्लियस में एंटर कर जाना चाहिए। मैक्सवेल ने बोला बताओ रदरफोर्ड ऐसा क्यों नहीं? तो रदरफोर्ड बोले कांट से हम कुछ नहीं कहेंगे, हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, हम बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसा कह के वो चले गए। और इसके बाद रदरफोर्ड के जवाब ना मिलने से रदरफोर्ड मॉडल वहीं पे बंद हो गया, वहीं पे रुकना पड़ा उस मॉडल को। फिर इनके जवाब देने के लिए एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम है नील बोहर। क्या? नील बोहर, एक नंबर के चोर। उन्होंने औरों के एक्सपेरिमेंट्स को देखा और कुछ कंक्लूजन निकाले, कुछ जवाब दिए, जिनको पोस्टुलेट अवधारणाएं दी। उन्हीं के बेस पे आज नील बोहर नोबेल प्राइज जीत चुके हैं। और देखते हैं क्या हुआ। तो अभी ये कंक्लूजन जल्दी लिखें, फिर ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। और ड्रॉबैक यही बना, मैक्सवेल का क्वेश्चन ही सबसे बड़ा ड्रॉबैक बना किसका? रदरफोर्ड के मॉडल का। तो सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। जल्दी से लिखें। ये लिख लिया सभी ने, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैक्सवेल के क्वेश्चन का जवाब कौन नहीं दे पाए? रदरफोर्ड। और उसके बाद रदरफोर्ड वहाँ से चले गए। ठीक है, तो देखिए, तो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ड्रॉबैक, अरे ये ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। क्या था वो ड्रॉबैक? देखिए, कोई इलेक्ट्रॉन है, वो रिवॉल्व कर रहा है किसी सर्कुलर ऑर्बिट में, ये कहा था। और वो रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, रेडिएट करेगा तो एक दिन वो स्पाइरल पाथ होते 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 कहाँ एंटर कर जाना चाहिए? न्यूक्लियस के अंदर। ऐसा पूछा गया किससे?
मैक्सवेल ने पूछा किससे, रदरफोर्ड से, और रदरफोर्ड उसका जवाब नहीं दे पाए। वो कह रहे थे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा। एनर्जी क्या करेगा रे, रेडिएट करेगा, मतलब एनर्जी लूज करेगा। एनर्जी लूज करेगा तो उसका पाथ छोटा होता चला जाएगा। तो क्या था, एनी पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ, एनी पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ वुड अंडरगो एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेट होता जाएगा, would undergo acceleration during acceleration during acceleration चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल है, लूज या रेडिएट सम एनर्जी, would radiate some amount of energy सम अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज कर देगा। 10 रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड बी लूज एनर्जी, उन्होंने एनर्जी लूज कर दी। एंड फाइनली their path become spiral, उनका पाथ स्पाइरल पाथ हो जाएगा। ये पाथ कैसा है, स्पाइरल पाथ है, और ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। स्पाइरल एट लास्ट इलेक्ट्रॉन्स फॉल इनटू द न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे। देन एटम बिकम हाईली अनस्टेबल, एटम क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो मैटर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, इसका मतलब मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट, मैटर would not exist in this form, इस फॉर्म में तो मैटर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। दैट वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, जैसा हम जानते हैं वैसे तो मैटर एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगा। वी नो दैट एटम आर क्वाइट स्टेबल, हम जानते हैं, वी नो दैट एटम आर क्वाइट स्टेबल, एटम तो स्टेबल है, पर ये अगर तरीका हो गया, पाथ स्पाइरल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और ये किसने पूछा था, मैक्सवेल ने। किससे पूछा था, रदरफोर्ड से। मैक्सवेल ने ये क्वेश्चन पूछा था रदरफोर्ड से, और रदरफोर्ड इसका जवाब नहीं दे पाए। इसी वजह से रदरफोर्ड का मॉडल भी यहीं पे बंद हो जाता है। और अब एक नए साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है नील बोहर। उन्होंने हर क्वेश्चन का जवाब दिया। वे कहते हैं मैं इन चीज़ों के जवाब दूंगा तुम्हें, देखना। अभी पहले ये लिखो, अब मैक्सवेल ने जैसे ही क्वेश्चन पूछा किनसे, रदरफोर्ड से, तो रदरफोर्ड उनके क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। मैक्सवेल ने कहा था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा तो उसका पाथ धीरे धीरे स्पाइरल होते हुए वो न्यूक्लियस में इंटर कर जाएगा और एटम की स्टेबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी, वो अनस्टेबल हो जाएगा। मैक्सवेल से ने जब ये क्वेश्चन रदरफोर्ड से पूछा तो रदरफोर्ड बोले कांट से हम कुछ नहीं कह सकते, हमें कुछ नॉलेज नहीं है, हम नहीं बताएंगे। और इसके बाद नील बोहर नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं और वो कहते हैं कि हम हर क्वेश्चन का जवाब देंगे, बस तुम हमारी कुछ बातों को मान लो। और वो बातें बोहर के पोस्टुलेट कहलाई। उन्होंने कहा कुछ स्पेशल ऑर्बिट ऐसे होते हैं जिनके अंदर उनको अलाउ किया जाता है एटम के अंदर, और उनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, और उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते वक्त वो किसी प्रकार की कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। और इन ऑर्बिट को डिस्क्रीट ऑर्बिट
कहा जाएगा, इनको डिस्क्रीट ऑर्बिट कहा जाएगा, इनमें कोई एनर्जी लूज नहीं होगी। और जो एनर्जी के लेवल्स होंगे के एल एम एन सेल होंगी, और जो न्यूक्लियस के नज़दीक सेल होगी उसमें एनर्जी लो होगी, मिनिमम होगी, और जो दूर जाते जाएंगे तो एनर्जी बढ़ती चली जाएंगी। ये कुछ बातें पोस्टुलेट्स कहलाई बोहर की, और वो हम लिखने जा रहे हैं। तो देखिए बोहर पोस्टुलेट, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो क्या कहता है, उसके अंदर जो बातें बोली जाती हैं उनको कहते हैं पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स ऑफ द बोहर, पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स। बोहर्स के पोस्टुलेट क्या क्या हैं, बोहर के पोस्टुलेट सुन लो। बोहर्स मॉडल, बोहर्स मॉडल जो दिया गया है उसके पोस्टुलेट क्या क्या है। फर्स्ट पोस्टुलेट ये है, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स आर अलाउड इन द एटम। एटम में कुछ स्पेशल ऑर्बिट होते हैं जिनको डिस्क्रीट ऑर्बिट कहा जाता है, उनको अलाउ किया जाता है एटम के अंदर। ये पहला पोस्टुलेट था। तो लिखें पोस्टुलेट नंबर 1 क्या था, बोलो, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट known as discrete orbit of electron are allowed inside the atom। एटम के अंदर इनको अलाउ किया गया है। ये पहला पोस्टुलेट था। दूसरा पोस्टुलेट ये था, व्हाइल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इन दी स्पेशल ऑर्बिट या डिस्क्रीट ऑर्बिट देन कैन नॉट डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी, ये एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। तो देखिए सेकंड पोस्टुलेट क्या था, व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग in the discrete orbit do not radiate energy। इनमें चलते वक्त ये कभी भी कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ये बातें थी, ठीक है। तो इन्होंने ये बातें बोल दी, भाई इनके अंदर चलेगा तो कोई भी किसी प्रकार की एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, और ये बातें लोगों ने मान भी ली उनकी उस टाइम। थर्ड क्या था, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड वो फिक्स सर्कुलर पाथ होते हैं, वो कुछ सर्कुलर फिक्स पाथ हैं, और उन पाथ को एनर्जी लेवल्स या एनर्जी सेल्स कहा जाता है। और उनके नाम या तो नंबर के बेस पे या लेटर के बेस पे दिए जाएंगे। नंबर में उनको 1 2 3 4 5 6 कहेंगे, और लेटर में उनको के एल एम एन ओ पी क्या ऐसे सेल के नाम दिए जाएंगे। तो वो क्या कहते हैं, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस in fixed circular path या orbit called energy levels, और एनर्जी सेल भी कहते थे इनको, एनर्जी सेल। और इनके नाम जो दिए गए हैं, द एनर्जी लेवल्स रिप्रेजेंटेड बाय 2 वे, 2 तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो लेटर्स में के एल एम एन ओ पी क्या हो, या फिर उनको वर्ड्स में नंबर्स में लिया जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो अब लिखते हैं द एनर्जी लेवल्स रिप्रेजेंटेड बाय द एनर्जी लेवल्स आर represented by 2 वे, 2 रास्ते, either by number
और नंबर 1 2 3 4 5 and 6 और बाई लेटर K L M N O and P ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा एज शोन इन फिगर, जैसा कि मैं फिगर में दिखा रहा हूँ, एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। जैसे देखना, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ बनाता हूँ दूर से, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल K L M N ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा अजीब गरीब बन गया, ठीक है। ऐसे इनके जो नाम हैं, अगर नंबर लेटर्स में कहें तो K L M N ऐसे हैं, और वर्ड्स में अगर नंबर्स में कहें तो 1 2 3 4। इनको हम कहेंगे एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल्स ये क्या है? एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल्स है, ठीक है। और ये क्या है? एनर्जी सेल, या एनर्जी सेल भी कहते हैं इनको, एनर्जी सेल। अरे समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट है किसी को? नहीं है। अब नेक्स्ट लाइन, हर एक एनर्जी लेवल है उसकी एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है। और हमेशा अगर इनको कभी भी रीड करो, पढ़ो, तो हमेशा इनसाइड टू आउटसाइड जाना है, आउटसाइड देखा जाएगा, इनसाइड से आउटसाइड, अंदर से बाहर की तरफ ऐसे जाएंगे, न कि ऐसे, ऐसे जाएंगे हमेशा, इस दिशा में पढ़ेंगे। और जो अंदर का ऑर्बिट है ये K है और ये N है, मान लो बाहर का वो है, तो इसकी एनर्जी सबसे मिनिमम होगी और इसकी सबसे ज़्यादा होगी। जो अंदर न्यूक्लियस के नज़दीक ऑर्बिट है उसकी एनर्जी सबसे मिनिमम है, और जो जितना दूर जाता जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। ये फोर्थ पोस्टुलेट लिख लेंगे। ईच एनर्जी लेवल लिखें, ईच एनर्जी लेवल have fixed amount of energy, fixed amount of energy. Orbit near to the nucleus have minimum energy, and orbit farthest from nucleus have maximum energy, ज़्यादा एनर्जी होगी। जो जितना दूर होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। तो बाहर जाते वक्त एनर्जी क्या हो रही है? यहाँ से इधर से बाहर जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी? एनर्जी इंक्रीज, बढ़ेगी। उस साइड जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। ये चारों बातें किसने हमें बताई? बोर ने। और इन बातों के बताए जाने के बाद एटॉमिक मॉडल बहुत ही आसान हो गया और लोगों को कुछ बातें समझ में आने लगी। हालांकि इनके प्रूफ भी इन्होंने मैथमेटिकली बाद में दिए हैं, जो आप 11th क्लास में जाके पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक में। फिलहाल ये सारा समझ में आया? तो इस तरह से हमने एटॉमिक मॉडल्स पढ़े। कौन कौन से एटॉमिक मॉडल पढ़े? सबसे पहले जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, वाटरमेलन वाला, फिर रदरफोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा, उसमें अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट, और थर्ड अब हम रदरफोर्ड को फेल होने के बाद कौन आ गए? बोर। और इस तरह से ये आगे एटॉमिक मॉडल चलते रहे। आपके सिलेबस में एटॉमिक मॉडल्स कंप्लीट हुए, ठीक है।